दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। दोस्तों, आज हम लोग फिर से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं बायो के उसको करूँगी। मैंने इससे पहले के सेशन में 102 क्वेश्चन मैंने बायो का कर लिया था। आज हम लोग उससे आगे के प्रश्नों को करेंगे। प्रश्नों की ओर जाने से पहले दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आइए दोस्तों, देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है, कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 नवंबर। 14 नवंबर को हम लोग डायबिटीज़ दिवस, विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो प्रजनन करने में स्वयं विकास करता है और प्रजनन भी करता है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है। नेक्स्ट है, अधिकतर एंजाइम होते हैं। अधिकतर एंजाइम होते हैं प्रोटीन। जितने भी एंजाइम होते हैं दोस्तों वो प्रोटीन के बने होते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण प्रायः नाइट्रोजनीय पदार्थों या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो विषाणु जो है, जिसको वायरस बोलते हैं, उसकी कोशिका में किसी भी तरह का एंजाइम नहीं पाया जाता है। व्याख्या देखते हैं। विषाणु शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन शब्द वायरस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ विष अणु है। ये अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। रासायनिक दृष्टि से ये प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड के खंड है। विषाणु पोषक कोशिकाओं के बाहर न तो कोई जैव क्रिया कर सकते हैं और न ही इनका द्विगुणन हो सकता है। नेक्स्ट है, बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, HIV एड्स। ये जो आह्वान जो है वो किसके कार्यक्रम के लिए है? तो ये है HIV एड्स प्रतिरोध के लिए कार्यरत है। भारत में HIV एड्स की रोकथाम हेतु बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित पहल आह्वान की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई है। नेक्स्ट है, डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब? देखिए, किसी व्यक्ति की जब मृत्यु होती है दोस्तों तो नाड़ी गति तो बंद हो जाती है, तो ये सही है आपका। हृदय गति भी रुक जाती है, ये भी सही है। आँख की पुतलियाँ स्थिर एवं फैल गई हों तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया न हो तो भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये सारे लक्षण हैं ये देखने के लिए कि जो व्यक्ति उसमें प्राण है या नहीं है। जब उपयुक्त सभी तीनों एक साथ मौजूद हों तो डॉक्टर क्या कहता है? व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन भी देखिए, CDPO की परीक्षा 2018 में जो हुई है उसमें आया है। ये यहाँ से भी प्रश्न, इस टॉपिक से प्रश्न बनने की संभावना है, तो इसे आप लोग अच्छे से देख लेंगे। मैं बार बार कह रही हूँ कि जो झारखंड है, झारखंड बनने के बाद CDPO की कोई परीक्षा नहीं हुई है। 24 साल बाद ये परीक्षा हो रही है और जितने भी परीक्षाएं होती है उसमें हम लोग देखते हैं कि पड़ोसी राज्यों का जो पैटर्न होता है उससे लिया जाता है, किस तरह के पैटर्न वहाँ पे लगाया गया, किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसी की सहायता ली जाती है। तो हमारे जो झारखंड में है JPSC है वो BPSC से लेता है, MPPS से लेता है। जो हमारे बगल के राज्य हैं UPPS से लेता है। तो उन सब राज्यों में जो प्रश्न आए हुए हैं उनको देख लेना बहुत ही फ़ायदेमंद होगा।
तो ये जो CDPO की परीक्षा BPSC में हुई है उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा कि किन किन टॉपिक से प्रश्न कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। मानव हृदय प्रत्यारोपण सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन थे जिन्होंने सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन किया था। नेक्स्ट है जीवाणु की खोज किसने की। तो जीवाणु की खोज ल्यूवेनहुक ने की थी। एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक को सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1676 ईस्वी में अपने ही बनाए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जीवाणुओं की पहचान की। कब हुआ था इसकी पहचान? तो 1676 ईस्वी में। इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे कि 1676 ईस्वी में ही एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जीवाणुओं की पहचान की गई। इसी तरह यहाँ पे हम लोगों ने सूक्ष्म जीव के बारे में देखा है, तो और भी बहुत सारे जो खोज हुए हैं, जैसे बैक्टीरिया है, पेनिसिलिन का है, विषाणु की खोज है, कब हुआ, किसने किया, इस सब को आप लोगों को पढ़ लेना है। नेक्स्ट है किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी। आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की। नेक्स्ट है बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है बैक्टीरिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को सामान्यतः जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया द्वारा उपयोगी पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट है कण्य तत्व क्या है। कण्य तत्व वायु प्रदूषक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कण्य तत्व जो है पार्टिकुलेट मैटर को कण्य प्रदूषक भी कहा जाता है, जो कि वायु में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म कणों व तरल के सूक्ष्म बूंदों का एक जटिल मिश्रण होता है। यह वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक प्रमुख कारक है। नेक्स्ट है संवहनी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है। आंसर हो जाएगा जाइलम टिश्यू। आंसर है ऑप्शन डी। जड़ों द्वारा अवशोषित किया गया जल और खनिज पोषक तत्व पूरे पौधों में जाइलम नामक संवहन उत्तक जाइलम टिश्यू द्वारा ले जाया जाता है। नेक्स्ट है सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा। सामान्य तापमान होगा 36.9 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में उसका मान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये दोनों तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। या तो कभी सेल्सियस में पूछा जाता है मानव शरीर का तापमान या फ़ारेनहाइट में। नेक्स्ट है सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। ओ पॉजिटिव होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओ वर्गधारी व्यक्ति सभी वर्गों को रक्तदान कर सकता है, इसलिए इसे सर्वदाता कहते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि AB वर्ग वाले व्यक्ति को किसी भी वर्ग का रुधिर दिया जा सकता है। यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि कौन से रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति जो होते हैं वो सभी द्वारा रुधिर ले सकते हैं, परंतु इसका रुधिर किसी दूसरे रुधिर वर्ग के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, अतः AB वर्ग व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं। नेक्स्ट है सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी AB।
ए बी पॉजिटिव। ए बी रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकार्य यूनिवर्सल एक्सेप्टर है क्योंकि इसमें एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं तथा इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, जबकि ओ सार्वभौमिक दाता रक्त समूह है। नेक्स्ट है हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? आंसर है ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन डी। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, ओरोलॉजी के अंतर्गत पर्वतों का अध्ययन तथा सोरोलॉजी के अंतर्गत रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा इसमें पाए जाने वाले पदार्थ का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन सीडीपीओ की परीक्षा 2018 में आ चुका है। इसे आप लोग इम्पोर्टेंट समझेंगे और प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है? तो जोड़े के रूप में अधिवृक्क मौजूद रहती है यानी किडनी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मानव शरीर में अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड जोड़े के रूप में मौजूद रहती है। कशेरुकी जीवों में पाई जाने वाली एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह वृक्क गुर्दे के ऊपर स्थित होती है। इसका कार्य हमारे शरीर के अंदर ही महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले हार्मोनों का उत्पादन करना है। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? आंसर है 31 जोड़ी। नेक्स्ट है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? आंसर है ऑप्शन सी 20 दांत। 20 दांत ही ऐसे होते हैं जो टूटकर फिर निकलते हैं। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं और 12 दांत केवल एक बार पैदा होते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में 28 अस्थियां होती हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक वयस्क मानव कंकाल में औसतन 206 अस्थियां होती हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी। आंसर हो जाएगा ठोस होती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग। 20 वर्ष की आयु में यहाँ जो ऑप्शन दिया है उसमें से कोई नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 20 वर्ष के मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है, जो मुख्यतः 2 भागों में बटी होती है। अक्षीय कंकाल 80 है और उपांगीय कंकाल 126। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामने वाले चपटे दांत, कृंतक, इंसिजर्स। जीवधारियों में आकारिकीय एवं शारीरिक अध्ययनों में से हमें अवशेषी अंगों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। यह एक ऐसा अंग है जो क्रियाहीन प्रतीत होता है, पर इसे पूर्वज के क्रियाशील अंग के समजात दर्शाया जा सकता है। उदाहरणार्थ, मनुष्य के विरहद आंत में उपस्थित कृमि रूप पटिशेषिका, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एवं आँख की निमेशक झिल्ली। परिशेषिका शाकाहारी रूमिनेंट स्तनपायी प्राणियों में क्रियाशील होती है। नेक्स्ट है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंजाइम। एंजाइम एक जैवीय उत्प्रेरक है जो एक प्रोटीन है और अन्य उत्प्रेरक की तरह अभिक्रिया की गति को तेज करता है।
जीवों में ज़्यादातर अभिक्रियाएं एंजाइम की उपस्थिति में होती हैं। उत्प्रेरक के रूप में यह अग्र और उत्क्रम फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों प्रकार का कार्य करता है, इसलिए यह पदार्थ के निर्माण और संश्लेषण दोनों को उत्प्रेरित करता है। नेक्स्ट है विटामिन, जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। विटामिन सी रसदार फल विशेषकर आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद में पाया जाता है तथा यह चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। नेक्स्ट है विटामिन सी का रासायनिक नाम है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। दूध किसका घटिया स्रोत है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दूध जो है विटामिन सी का घटिया स्रोत है। दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है क्योंकि इसमें लगभग सभी अनिवार्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इसमें विटामिन सी की मात्रा अत्यंत कम होती है, अतः यह विटामिन सी का घटिया स्रोत है, पुअर सोर्स है। नेक्स्ट है इल्यूमिन प्राप्त होता है, इल्यूमिन प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ों से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डहेलिया की जड़ों से। इल्यूमिन एक पॉलीसैकेराइड है जो डहेलिया के जड़ में पाया जाता है। नेक्स्ट है 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है, तो वो जल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जल की मात्रा कोशिका सेल में सर्वाधिक होती है, इसकी मात्रा लगभग 80% तक होती है। नेक्स्ट है वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। इसका जो आंसर यहाँ दिया होगा वो सही नहीं है ऑप्शन के अनुसार, इसलिए यहाँ पे स्टार दिया गया है। आपको व्याख्या पढ़ना है, व्याख्या में देखना है आंसर क्या है। आधुनिक खोजों से स्पष्ट हो चुका है कि प्रोटोजोआ के उद्भव का प्रारंभ 3.5 अरब वर्ष पूर्व हो चुका था। साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल का उद्भव 2.3 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट है निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो निषेचन की जो क्रिया होती है वो अंडवाहिनी में होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मानव में आंतरिक निषेचन होता है। मैथुन क्रिया द्वारा नर युग्मक शुक्राणु स्त्री जनांग में प्रवेश करते हैं। शुक्राणु अत्यधिक सक्रिय तथा चलायमान होते हैं। करोड़ों शुक्राणु योनि में प्रविष्ट होकर गर्भाशय ग्रीवा से गर्भाशय की ओर बढ़ते हैं। अंततः सिर्फ एक शुक्राणु डिंब वाहिनी अंडवाहिनी नली में अंडाणु को निषेचित करता है। नेक्स्ट है आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है, आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है क्रो-मैग्नन मनुष्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है क्रो-मैग्नन मनुष्य। क्रो-मैग्नन आधुनिक मानव से मिलता जुलता है। यह आज के मानव के एकदम समान 6 फुट लंबा और पूरी तरह सीधा था। वह पाषाण युग में रहता था और अस्थि औजारों का प्रयोग करता था। वह पशुओं की खाल को सिलकर पहनने की योग्यता रखता था। वह मानव गुफा में रहता था और गुफा की दीवार पर उसके द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। वह सबसे नया प्रागैतिहासिक मानव है। नेक्स्ट है विकास का मुख्य कारक है, विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वरण। आज विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति के अभ्युदय को आनुवांशिक विविधताओं की अन्योन्य क्रियाओं एवं प्राकृतिक चयन के आधार पर स्पष्ट किया गया है। नेक्स्ट है कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। कवक पौधों में पर्णहरित नहीं पाया जाता है, वे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। कवकों में पर्णहरित नहीं पाया जाता, इसी कारण अब इन्हें पादप वर्ग में नहीं रखा जाता, हालांकि पहले इन्हें पादप वर्ग में रखा जाता था। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
म्यूट्यूअलिज्म, म्यूट्यूअलिज्म कहते हैं शैवाल और कवक से जब लाइकेन बनता है तो शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे म्यूट्यूअलिज्म कहते हैं। इसमें शैवाल तथा कवक दोनों ही समान रूप से लाभान्वित होते हैं। शैवाल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं जो स्वयं तथा कवकी घटक के लिए पर्याप्त होता है। कार्बनिक भोजन के बदले में कवकी घटक शैवाल को जल व खनिज उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? आंसर है कशेरुक रज्जु में, स्पाइनल कॉर्ड में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कशेरुक रज्जु में होता है। मेरु रज्जु एक बेलनाकार संरचना है। यह मेंडुला ओब्लांगेटा से आरंभ होकर कशेरुक दंड में घिरा हुआ नीचे की ओर विस्तारित होता है। यह भी मस्तिष्क आवरण द्वारा ढका रहता है। कुल मिलाकर 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं मेरु रज्जु से निकलती हैं। नेक्स्ट है विकास का कारण है। विकास का कारण है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। आंसर है ऑप्शन सी। विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति के अभ्युदय को आनुवांशिक विविधताओं की अन्योन्य क्रियाओं और प्राकृतिक चयन के आधार पर समझा जा सकता है, अर्थात पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन ही विकास का कारण है। नेक्स्ट है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी एवं डी दोनों। एसिटिलीन भी यूज होता है और एथिलीन भी। अभी आम का मौसम है, आम को पकाने में ये सारी गैसों का प्रयोग किया जाता है। फलों को पकाने में एसिटिलीन और एथिलीन दोनों गैसों का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि वर्तमान में एसिटिलीन के द्वारा फल पकाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्राकृतिक रूप से फल एथिलीन हार्मोन द्वारा पकता है। कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए भी एथिलीन गैस का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट है माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ए भी होगा, बीजों से भी होता है, तना काट से भी होता है। दूसरा पौधा तैयार करने के लिए हम लोग बीज से पौधा निकालते हैं और तना को काट कर भी लगाते हैं तो सेम पौधे उससे उगते हैं। नेक्स्ट है पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है, उसे परासरण कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पानी मिट्टी से जड़ों में परासरण ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा पहुंचता है। नेक्स्ट है जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती हैं। आंसर ऑप्शन सी। हवा में लगभग 21% ऑक्सीजन है तथा पानी में भार की तुलना में लगभग 0.5 से 0.95% तापमान पर निर्भर करते हुए ऑक्सीजन है। किंतु अधिकतर मछलियां यदि पानी से बाहर निकाल दी जाएं तो O2 की कमी से होने वाले घुटन के कारण मर जाती हैं। इसका कारण यह है कि यहाँ पानी में बहाव के साथ साथ गैसों का आदान प्रदान भी हो जाता है। पतले चपटे गलफड़े एक गीले कागज की भांति कार्य करते हैं। पानी से बाहर निकालने पर ये सब गलफड़े आपस में जुड़ जाते हैं जिसके कारण सतही क्षेत्र कम हो जाता है। घटे हुए सतही क्षेत्र के कारण गैसों का आदान प्रदान कम हो जाता है और मछली की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं, उस सटीक जगह को कहते हैं आवास। आंसर है ऑप्शन ए। किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने की सटीक जगह एक्चुअल लोकेशन आवास हैबिटेट कहलाता है। नेक्स्ट है मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? गंध से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लगभग सभी पक्षियों में सूचनाओं के आदान प्रदान करने की विधियां होती है। दृष्टि, आवाज़, स्पर्श अपने गंध द्वारा
सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। मधुमक्खियाँ भोजन की दिशा तथा उसके स्रोत को बताने के लिए विभिन्न नृत्य मुद्राएं करती हैं, जबकि एक दूसरे को गंध से पहचानती हैं। नेक्स्ट है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में लोहा होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मायोग्लोबिन लोहा और ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन है जो सभी स्तनधारियों की मांसपेशियों में पाया जाता है, जबकि हीमोग्लोबिन रक्त में लाल रक्त कणिकाएं पाया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इंसुलिन की कमी से मनुष्य को मधुमेह होता है। इंसुलिन का मुख्य कार्य रुधिर में ग्लूकोज का नियंत्रण करना है। इसकी कमी से रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो एड्स जो फैलता है वो विषाणु से फैलता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कभी कभी एड्स का जो फुल फॉर्म होता है वो भी पूछा जाता है, यहाँ पे दिया गया है, इसलिए इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। एड्स एक विषाणुजन्य रोग है। एड्स रोग का कारण विषाणु HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इस चीज़ को याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है, HIV द्वारा होने वाला रोग है, तो इसका रोग है एड्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस द्वारा होने वाला रोग एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। ये भी पूछा जाता है फुल फॉर्म, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, निमोनिया एक संक्रमण है। निमोनिया जो है फेफड़ों का संक्रमण है। आंसर होगा ऑप्शन डी। निमोनिया फेफड़ों का एक संक्रमण है जो कि एक या दोनों फेफड़ों में संक्रमण उत्पन्न करता है। यह संक्रमण विषाणुओं, जीवाणुओं, कवकों आदि के माध्यम से हो सकता है। नेक्स्ट है, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक X क्रोमोसोम होता है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक पीड़ित हो जाते हैं क्योंकि स्त्रियों में 2 XX क्रोमोसोम लिंग निर्धारक क्रोमोसोम होते हैं, जिससे एक X जो वर्णांधता के जीन को यदि वहन करता है तो दूसरा सामान्य X क्रोमोसोम उसे संतुलित कर देता है। इस तरह महिला केवल वाहक का कार्य करती है, पीड़ित नहीं होती, जबकि पुरुष रोगग्रस्त हो जाता है। नेक्स्ट है, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एस्पिरिन एक पेड़ से मिलती है। एस्पिरिन और एंटीपायरेटिक जबरहर दवाएं वेदना निवारक का काम करती है। इन दवाओं को विलो वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो स्कर्वी थायमीन ये सही है, ट्यूबरकुलोसिस ATS सही है, टिटनेस BCG सही है। ये आपका जो मलेरिया है क्लोरोक्विन ये सही नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। BCG का टीका तपेदिक से बचाव के लिए लगाया जाता है। मलेरिया के उपचार हेतु एराब्रिन, क्लोरोक्विन इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। स्कर्वी विटामिन C की कमी के कारण होने वाला रोग है, जबकि थायमीन को विटामिन B1 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। क्लोरोफिल पौधों में उपस्थित हरे प्रकाश संश्लेषण वर्णक पिगमेंट है। यह
प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत करता है। नेक्स्ट है, पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फोटोसिंथेसिस। हरे पादप स्वपोषी होते हैं एवं प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा खाद्य संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण से अभिप्राय प्रकाश की सहायता से खाद्य का संश्लेषण है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पादप सूर्य के प्रकाश पर हरित क्लोरोफिल, CO2 एवं जल स्तर H2O का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। यहाँ इसे आप लोग प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया है उसे यहाँ देख सकते हैं एक समीकरण के द्वारा कि किस तरह से होता है। ये समीकरण भी बहुत बार पूछा जाता है, तो इसे आप लोग वेरी इम्पोर्टेंट समझेंगे। यहाँ दिखा रहा है 6 CO2 प्लस 12 H2O प्रकाश अपन हरित की उपस्थिति में ये दोनों मिल रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6 H2O, यानी यहाँ ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट है, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो कीटभक्षी पौधे जो है नाइट्रोजन की कमी से, जब मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है कीटभक्षी पौधे उगते हैं। कीटभक्षी पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। वे कीटों का भक्षण करके अपने नाइट्रोजन आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। नेक्स्ट है, लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लेगहीमोग्लोबिन। लेगहीमोग्लोबिन जो है वो लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक वर्णक है। लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए लेग्हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण वर्णक है। यह ऑक्सीजन से बचाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण एंजाइम प्रणाली के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का महत्वपूर्ण अंग है। पुष्प है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जीवन चक्र की दृष्टि से पुष्प पौधे का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। पुष्प में ही परागण द्वारा भ्रूण का विकास होता है जिससे बीज बनता है। बीज के अंकुरन से पुनः पौधा बनता है। नेक्स्ट है, पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन पोषक तत्वों को जल के साथ वितरित करने तथा भोजन पोषक तत्वों के भंडारण में मदद करता है। यह पौधे की पत्तियों, फूलों एवं फलों को सहारा देने के साथ पौधे को आकार देने में ही मुख्य भूमिका निभाता है। सबसे बड़ा वृक्ष रेडवुड सिकोवा सेम्परविरेनस या सिकोवा है जिसकी ऊंचाई लगभग 115 मीटर से अधिक होती है। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म वुल्फिया का है। नेक्स्ट है, एस्पिरिन है। एस्पिरिन क्या है? एंटीपायरेटिक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? इसका आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों सोयाबीन, ऑप्शन सी। सोयाबीन में वनस्पति खाद्य सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा अधिकतम होती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 38 से 42% है जो अन्य फलियों से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो तना काट जो है वो गन्ना प्रवर्धन के लिए किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गन्ना का कायिक प्रवर्धन डाली, कलम या पेड़ी द्वारा होता है, लेकिन हर मुड़ी फसल के साथ उपज हर बार घटती जाती है और इसलिए हर 3-4 वर्ष बाद ताज़ी डाली कलियों का पुनः रोपण करना पड़ता है। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है रैफलेशिया।
संसार का सबसे बड़ा फूल रैफलेशिया है। यह इंडोनेशियाई वर्षा वन में डॉक्टर जोसेफ अर्नोल्ड द्वारा 1818 ईस्वी में पहली बार खोजा गया। इस फूल का व्यास 100 सेंटीमीटर तक तथा वजन 10 किलोग्राम तक होता है। नेक्स्ट है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो हरगोविंद खुराना को जीन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हरगोविंद खुराना को जीन संश्लेषण के लिए वर्ष 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्होंने अपनी खोज से आनुवांशिक कोड की व्याख्या की और प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका का पता लगाया। नेक्स्ट है, डॉक्टरों द्वारा एंथीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस है। हास्य गैस है ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड। डॉक्टरों द्वारा निश्चेतक के रूप में प्रयोग होने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। यह एक रंगहीन गंधहीन गैस है। नेक्स्ट है, आर्कियोप्टेरिक्स है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। आर्कियोप्टेरिक्स जो है जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी, सबसे पुराना पक्षी है। नेक्स्ट है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्तनी में। डॉल्फिन स्तनपायी जलीय जंतु है। डॉल्फिन की अनेक उपजातियां पाई जाती हैं। इसमें से गंगा डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं। इसकी पहचान करें। यह रोग है क्षय रोग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्षय रोग का कारण जीवाणु है। उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्षय रोग से मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं, क्योंकि पेड़, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। रात के समय पेड़ के नीचे न सोने की सलाह दी जाती है, क्योंकि पेड़ अपनी श्वसन प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में सबसे मीठी चीनी है। फ्रक्टोज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रक्टोज। सबसे मीठी चीनी फ्रक्टोज होती है। फ्रक्टोज एक प्राकृतिक मोनोसैकेराइड है जो लगभग सभी फलों, शहद और कुछ सब्जियों में पाया जाता है। फ्रक्टोज का अणुसूत्र है C6H12O6 होता है। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि फ्रक्टोज का अणुसूत्र क्या है। तो अणुसूत्र है आपका C6H12O6। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावना है। यह प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है। नेक्स्ट है, शर्कराओं में सबसे मीठी है। शर्कराओं में सबसे मीठी फ्रक्टोज होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है। आंसर है दोस्तों एमालाइज, ऑप्शन सी। एमालाइज जो है वो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है। एमालाइज पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाला पहला एंजाइम है। एमालाइज एक प्रकार एंजाइम या विशेष प्रोटीन है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मददगार है। नेक्स्ट है, कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। कड़वाहट के लिए पीछे का भाग होता है। मानव जीव का पीछे का भाग कड़वाहट के लिए संवेदनशील है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि खट्टा, मीठा, कड़वा के पहचान के लिए जीव का कौन कौन सा भाग है। तो यहाँ हम लोग इसको देखेंगे। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ भी। मानव जीव का अग्र छोर मीठे, पश्च भाग कड़वे, पार्श्व यानी किनारे का भाग होता है वो खट्टे तथा अग्र छोर एवं किनारे नमकीन स्वादों का अनुभव करते हैं। नेक्स्ट है, मटर पौधा है। मटर पौधा क्या है? तो एक शाक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मटर शाक कुल का द्विबीजपत्रीय पौधा है। यह रबी की फसल है।
स्वर्णरेखा, अपर्णा, पारस, अंबिका आदि इसकी मुख्य प्रजातियां हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ये बहुत वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। JSSC हो या JPSC हो, हर जगह मटर के पौधे से 1-2 प्रश्न। तब पिछले बार जो JSSC की परीक्षाएं हुई थी, मटर से 2 प्रश्न दिया था। तो ये इसलिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। इससे जितने भी सवाल बनते हैं, प्रश्न बनते हैं, उसको हम लोग को याद कर लेना है। मटर शाक कुल का कौन सा पौधा है? तो द्विबीजपत्रीय पौधा है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। मटर कौन सा फसल है? रबी है, खरीफ है, जायद है? तो यहाँ हम लोग कहेंगे रबी की फसल है। और ये इसका प्रकार कौन कौन सा है? तो स्वर्णरेखा है, अपर्णा है, पारस है, अंबिका आदि इसकी मुख्य प्रजातियाँ हैं। नेक्स्ट है, फलियाँ अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है। इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फलियों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। इनके पौधे लेग्यूमिनोसी कुल के अंतर्गत शामिल हैं। इनकी जड़ों की ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। उदाहरण मटर, अरहर, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द आदि। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, TSH। थायराइड गले के पास पाई जाने वाली एक छोटी तितली के आकार की ग्रंथि है। इससे स्रावित होने वाला हार्मोन शरीर की ऊर्जा का विनियमन करता है। यह हार्मोन TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। इसका निर्माण पीयूष ग्रंथि में होता है। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? थायराइड ग्रंथि की खराबी आयोडीन की कमी के कारण होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन एक अमीनो एसिड है जिसका स्राव थायराइड ग्लैंड द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिन है, जिसका स्रावन अग्र पिट्यूटरी की थायरोट्राइफ कोशिकाएं करती है। रुधिर में आयोडीन एवं थायरोक्सिन की कमी होने पर पीयूष ग्रंथि से TSH का स्रावन बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव थायराइड को अधिक हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करना होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंगा ग्वाइटर नामक रोग भी हो जाता है। नेक्स्ट है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि द्वितीयक उपभोक्ता कौन है, प्रथम कौन है, तो इसे आप लोग इम्पोर्टेंट समझेंगे। मानव एवं अन्य जीव क्या है? सर्वाहारी है। मांसाहारी क्या है? द्वितीयक या गौण उपभोक्ता है। शाकाहारी क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। और प्राथमिक उत्पादक कौन है? पौधे हैं। इसी पौधे पर सभी लोग शाकाहारी, मांसाहारी सभी इस पे डिपेंडेड हैं। नेक्स्ट है, विटामिन ए उपलब्ध होता है। तो विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिलता है गाजर से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है। CDPO की परीक्षा 2005 में ये पूछा गया है। वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, शरीर में विटामिन ए की भरपाई करने के लिए अंडा, दूध, गाजर, पीली या नारंगी सब्जियां, पालक, स्वीट पोटैटो, पपीता, दही, सोयाबीन और दूसरी पत्तेदार हरी सब्जियों का सेवन किया जा सकता है। विटामिन ए हमें कैरोटीन से प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है, चेचक का टीका कहाँ से बनता है? तो चेचक का टीका बनता है भेड़ों से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, CDPO की परीक्षा में पूछा गया है। हम लोगों के लिए ये आधार हो सकता है कि प्रश्न कहाँ से कैसे पूछे जा रहे हैं। भारत में भेड़ और बकरी चेचक के टीकों के लिए रोमेनियन स्ट्रेन और रानीपेट स्ट्रेन से भी टीके को विकसित किया गया है। ये टीके जीवित क्षीणकृत रूप में उपलब्ध हैं। नेक्स्ट है,
मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो मलेरिया जो होता है वो पैरासाइट वाले मच्छर से होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये प्रश्न भी CDPO की परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ से बहुत बार प्रश्न आते हैं। मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से बनता है, उसका मलेरिया का मच्छर का नाम क्या है, ये सारा बहुत सारा पूछा जाता है, कौन सी प्रजाति से है। तो यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। मलेरिया बुखार मच्छरों से फैलने वाला संक्रामक रोग है जो फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। इस मादा मच्छर में खास प्रकार का जीवाणु पाया जाता है जिसे डॉक्टरी भाषा में प्लाज्मोडियम नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कीटनाशी के उपयोग से उन्नति होती है। अर्थनीति की उन्नति होती है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके CDPO की परीक्षा 2005 में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करके कम भूमि पर अधिक फसलों और पौधे का उत्पादन कर सकते हैं। वे उत्पादकता में 40% की वृद्धि करने में मदद करते हैं। कीटनाशक जल संसाधनों, उर्वरकों और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों जैसे अन्य कृषि उपकरणों के लाभों को अधिकतम करने में भी मदद करते हैं। नेक्स्ट है, पोलियो की बूंद किस उम्र में दे सकते हैं? तो पोलियो की उम्र 1 साल में दे सकते हैं, 1 से 5 साल तक। ये प्रश्न भी पूछा गया है CDPO की परीक्षा 2005 में। आमतौर पर जन्म के समय नवजात शिशु को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है, इसलिए शुरुआत में शिशु की सुरक्षा करती है। पोलियो इन्फेक्शन की पहली खुराक जन्म के 6 हफ्ते में दी जाती है। नेक्स्ट है, डैश के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैव प्रौद्योगिकी। ये प्रश्न भी पूछा गया, प्रश्न एकदम करंटली पूछा गया दोस्तों। देखिए CDPO की परीक्षा 2022 में ये पूछा गया प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। जैव प्रौद्योगिकी जीव विज्ञान पर आधारित प्रौद्योगिकी है। जैव प्रौद्योगिकी उन प्रौद्योगिकियों और उत्पादों को विकसित करने के लिए सेलुलर और जैव आणविक प्रक्रियाओं का उपयोग करती है जो हमारे जीवन और पृथ्वी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के जरिए ही जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से डैश आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। ये प्रश्न भी CDPO परीक्षा 2022 में पूछा गया प्रश्न है, एकदम करंट है, यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना है। उपयुक्त प्रश्न में आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला तत्व कोशिका झिल्ली में कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इसी झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली अर्ध परागम्य होती है। नेक्स्ट है, डैश मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंडरा। ये प्रश्न भी CDPO परीक्षा जो 2022 में हुई है वहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कंडरा टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। कंडरा शरीर की हड्डियों या संरचना को हिलने डुलने में मदद करता है। नेक्स्ट है, फूल का डैश फल बनता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडाशय। ये प्रश्न भी पूछा गया है करंट में 2022 में पूछा गया है CDPO की परीक्षा में। फूल पौधे का जनन अंग होता है। फूल में बाह्य दलपुंज, पुंमंग और जयांग पाए जाते हैं। इसमें पुंमंग नर जनांग का भाग है जबकि जयांग मादा जननांग का भाग है। जनांग में अंडक पाए जाते हैं जिसके 3 भाग हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। फूल का अंडाशय बाद में चलकर फल का रूप ग्रहण करता है। नेक्स्ट है, द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा राना टाइग्रीना। ये भी प्रश्न CDPO की परीक्षा 2022 में पूछा गया है। द्विपद नामकरण की पद्धति के अंतर्गत किसी प्रजाति के 2 नाम होते हैं, एक सामान्य नाम और दूसरा विशिष्ट नाम।
यह वैज्ञानिक नाम उपयुक्त प्रश्न में राना टाइग्रीना मेढक का वैज्ञानिक नाम है। इस कारण यह द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है। नेक्स्ट है संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मच्छी। संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक मक्खी, जिसको मच्छी भी कहते हैं, क्योंकि यह दूषित स्थानों से रोगाणुओं को लेकर मनुष्य के खाद्य पदार्थों को दूषित बनाती है। साथ ही मनुष्य के शरीर के किसी भी अंग पर बैठने से भी संक्रामक रोगों का प्रसार होता है। नेक्स्ट है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। गाजर सबसे अच्छा स्रोत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये भी CDPO की परीक्षा 2022 में पूछा गया प्रश्न है। उपयुक्त प्रश्न के लिए दिए गए विकल्प में विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है। गाजर के अतिरिक्त विटामिन ए के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं: हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल इत्यादि। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी, जीरोथैल्मिया, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन इत्यादि। कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ डैश में भी पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नितंब। ये भी प्रश्न पूछा गया है 2022 की परीक्षा CDPO की परीक्षा में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से डैश हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप में कार्य करता है। तो आंसर हो जाएगा त्वचा। ये प्रश्न भी CDPO की परीक्षा 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट है किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोशिकाओं में पानी की मात्रा। दिन के समय अधिक वाष्पोत्सर्जन के कारण पानी जड़ों द्वारा अवशोषित हो जाता है और जाइलम के माध्यम से पौधे के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानांतरित हो जाता है, जिससे रक्षक कोशिका फूल जाती, परिणामतः रंध्र छिद्र जल जाता है। रक्षक कोशिका रात में सिकुड़ जाती है और सख्त हो जाती, क्योंकि जड़ें कम पानी सोखती हैं, परिणामतः रंध्र छिद्र बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है। आंसर हो जाएगा लाल और नीले। क्लोरोफिल एक रासायनिक फोटो रिसेप्टर प्रकाशग्राही है जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश को रोकता है। यह दृश्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम को लाल लंबी तरंगदैर्ध्य और नीले लघु तरंगदैर्ध्य क्षेत्रों में प्रकाश को अवशोषित करता है। हरा प्रकाश अवशोषित नहीं होता बल्कि परावर्तित हो जाता है, इसी कारण कोई पौधा हरा दिखाई देता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़। आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना वाली संरचना पेड़ नहीं झाड़ी होती है। ध्यातव्य है कि पौधे पृथ्वी पर प्रमुख उत्पादक की भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त पौधे अलग अलग स्वरूप में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। पर्णविहीन पत्ती को तने से जोड़ता है। लता एक प्रकार की कमजोर तना होती है जो सीधे खड़े नहीं हो सकती। नेक्स्ट है खमीर का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शराब। ये प्रश्न भी आपका CDPO परीक्षा 2022 में पूछा गया है। खमीर ईस्ट का उपयोग शराब और बियर जैसे मादक पेय पदार्थ के उत्पादन के लिए किया जाता है। इसका उपभोग ब्रेड के उत्पादन में भी किया जाता है। मनुष्यों के लिए पोषक पूरक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण वाष्पोत्सर्जन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वाष्पोत्सर्जन एक प्रक्रिया है जिसमें पौधों के रंध्रों के माध्यम से जलवाष्प की हानि शामिल होती है। पौधे से जलवाष्प की हानि पौधे को तब ठंडा करती है जब मौसम बहुत गर्म होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे 100 प्रतिकृति के योग्य बनाता है। आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए DNA और RNA दोनों की उपस्थिति।
डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे 100 प्रतिकृति के योग्य बनाता है। विदित हो कि क्लोरोप्लास्ट सभी हरे पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। इसकी संख्या 1 से 1008 तक हो सकती है। यह एक दोहरी झिल्ली वाली संरचना है। नेक्स्ट है, किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है जीन मानचित्रण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया जीन मानचित्रण कहलाती है। इसका उपयोग जीन क्रम निर्धारित करने, जीन के बीच की दूरी की गणना करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका होती है, द्विगुणित होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ब्रायोफाइट में जीवाणु मातृ कोशिका द्विगुणित होता है। ब्रायोफाइट में मॉस तथा लीवरवर्ट आते हैं जो प्रायः पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट को पादप जगत का जल स्थलचर भी कहते हैं। नेक्स्ट है, लीची का खाद्य भाग है। लीची का खाद्य भाग एरिल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लीची एक स्वादिष्ट रसदार उपोष्ण कटिबंधीय फल है। लीची का खाद्य योग्य भाग एरिल है। वानस्पतिक रूप से लीची सैम्पिंडेसी कुल का है। भारत में लीची का सर्वाधिक उत्पादन बिहार में होता है। नेक्स्ट है, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? वो कार्निवोर कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वे जानवर जो मुख्यतः मांस का सेवन करते हैं मांसाहारी यानी कार्निवोर कहलाते हैं। शेर, भेड़िया, तेंदुआ, चीता, ध्रुवीय भालू इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? तो लैक्टियल जो है वसा और शोषण से संबंधित होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लैक्टियस लसिका वाहिकाएं हैं जो लैक्टियस रक्त कोशिकाओं के समान होते हैं, लेकिन रक्त कोशिकाओं की तुलना में इनका व्यास बड़ा होता है। इनका मुख्य कार्य छोटी आंत में आने वाले पचे हुए भोजन में उपस्थित वसा को अवशोषित करना है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पादप कार्यकी। प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जो पौधों के अध्ययन से संबंधित है उसे वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो प्रकाश संश्लेषण के कार्य का अध्ययन करती है पादप कार्यकी या प्लांट फिजियोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट है, ट्रैकोमा रोग का संबंध है। ट्रैकोमा रोग का संबंध आंखों से होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ट्रैकोमा रोग का संबंध आंख से है। ट्रैकोमा एक संक्रामक रोग है जो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस जीवाणु के कारण होता है। संक्रमण के कारण पलकों की भीतरी सतह खुरदुरी हो जाती है। इस खुरदुरेपन से आंखों में दर्द, कॉर्निया का टूटना और अंततः अंधापन हो सकता है। नेक्स्ट है, अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं, क्योंकि आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें गांठ एक पर्व होते हैं। अदरक वानस्पतिक नाम जिंजबर ऑफिसिनेल एक भूमिगत रूपांतरित तना है, जड़ नहीं, क्योंकि गांठ एक पर्व नोड्स एवं इंटरनोड होते हैं। यह एक प्रकंद तने का भूमिगत रूपांतरण है। प्रकंद एक शाखा युक्त प्रोस्टेट क्षैतिज रूप से बढ़ने वाला तना है। प्रकंद के अन्य उदाहरण हल्दी, केला, फर्न आदि हैं। नेक्स्ट है, जल परागित पुष्पों में परागन होते हैं। आंसर हो जाएगा सूखे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करती है? इसका आंसर है अग्न्याशय, ऑप्शन सी। अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों प्रकार के उत्तक या कोशिकाएं होती है। अग्न्याशय के दो मुख्य कार्य होते हैं। बहिस्रावी यह मुख्यतः पाचन तंत्र में एंजाइम उत्पादन में सहायक होते हैं। अंतःस्रावी यह मुख्यतः रक्त शर्करा को विनियमित करता है। नेक्स्ट है, पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्मीटिक दाब।
पौधों में जल अवशोषण की मूल क्रिया मूल रोमों द्वारा होती है। ये मूल रोम मिट्टी के कणों के संपर्क में रहते हैं तथा प्रासरणी दाब ऑस्मोटिक प्रेशर द्वारा कोशिकाएं जल का अवशोषण करती हैं। प्रत्येक मूल रोम में एक रिक्तिका होती है जो कोशिका रस से भरी होती है। नेक्स्ट है ऑर्थियोलॉजी अध्ययन है। ऑर्थियोलॉजी अध्ययन है पक्षियों का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पक्षी विज्ञान ऑर्निथोलॉजी प्राणी शास्त्र की एक शाखा है जो पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट है मृत जीवों के अपघटक हैं। मृत जीवों के अपघटक हैं उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वे सूक्ष्मजीव जो मृत पौधों और जानवरों का अपघटन करते हैं वे अपघटक कहलाते हैं। जीवाणु एवं कवक दोनों ही अपघटक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चपटा। स्तनधारियों में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम चपटा हो जाता है। वस्तुतः फेफड़ों के नीचे स्थित डायफ्राम स्तनधारियों में एक श्वसन मांसपेशी है जो श्वास लेने की प्रक्रिया में सहायता करती है। नेक्स्ट है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है लिम्फोसाइट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। इनका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है तथा ये लिम्फोसाइट तंत्र का हिस्सा होती है। नेक्स्ट है पौधों में प्रदीप्ति कालिता की खोज करने वाले हैं। आंसर है गॉर्नर और एलॉर्ड। पौधों में प्रदीप्ति कालिता की खोज गार्नर और एलॉर्ड ने की थी। पौधों द्वारा प्रकाश की अवधि तथा समय के प्रति अनुक्रिया को प्रदीप्ति कालिता कहते हैं। नेक्स्ट है मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाइयों को कहा जाता है। निस्यंदन इकाई जो होती है वो उपयुक्त में से एक से अधिक है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। इसका उपयोग रक्त से पानी, आयनों और छोटे अणुओं को अलग करने, अपशिष्ट और विषाक्त पदार्थों को निस्यंदित करने तथा आवश्यक अणुओं को रक्त में पुनः भेजने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है टैकीकार्डिया में हृदय गति हो जाती है। आंसर है तेज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है टैकीकार्डिया हृदय गति के लिए एक चिकित्सीय शब्द है जब हृदय 1 मिनट में 100 से अधिक बार धड़कता है तथा चिकित्सा विज्ञान में इसे टैकीकार्डिया कहा जाता है। इसमें हृदय गति सामान्य से तेज हो जाती है। नेक्स्ट है कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करती हैं। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जीवित छीन SARS SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को जीवित छीन SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के उत्तेजित किया जाता है। विदित हो कि कोविड टीकों में स्पाइक प्रोटीन को जेनेटिक कोड से बना मैसेंजर RNA होता है। जब किसी व्यक्ति को कोविड टीका लगाया जाता है तो यह मैसेंजर RNA व्यक्ति की कोशिकाओं में प्रवेश करता है एवं कोविड-19 के समान प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करने हेतु एक प्रोटीन का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है। आंसर आपको कूट के अनुसार देना है। आंसर है ऑप्शन डी 4 और 7। 4 जो है मसालेदार और तीखा, ये जीभ के स्वाद नहीं है। मीठा, कड़वा, नमकीन, खट्टा तथा उमामी जीभ के स्वाद हैं। तीखा तथा मसालेदार जीभ के स्वाद नहीं है। उमामी स्वाद प्रमुख रूप से प्रोटीन, मांस, अंडे जैसे खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा कूट के अनुसार ऑप्शन ए केवल 3 और 4। 3 है और 4 है वो सही सुमेलित हैं। डिस्पानिया जो है सांस की तकलीफ है। एनिस्मिया जो है गंध की आंशिक या पूर्ण हानि है।
एग्नोरेक्सिया नार्वोसा भोजन से संबंधित विकार है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति अपने शरीर के भार को लेकर साशंकित रहता है, जिसके कारण भोजन खाने से बचता है। इंसोम्निया नए निद्रा विकार है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को नींद आने में कठिनाई, अत्यधिक नींद लेना, गुणवत्तापूर्ण नींद न आना समस्या से ग्रसित रहता है। डिस्पनिया सांस की समस्या से संबंधित विकार है। एनोस्मिया गंध की समस्या से संबंधित विकार है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को सूंघने में समस्या होती है। अतः विकल्प 3 और 4 सुमेलित है, अतः अभिष्ट उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है आपका टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। ये सही है। दूसरा है जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टर्कोसिस एनसीसी कहा जाता है। ये भी सही है। इसके अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है टेनियासिस एक परजीवी संक्रमण है जो टेपवर्म, फीता कृमि, टेनिया सगिनाटा गाय के मांस में पाया जाने वाला परजीवी, टेनिया सोलिमस सूअर के मांस में पाया जाने वाला परजीवी तथा टेनिया एशियाटिका एशियाई टेपवर्म के कारण होता है। कच्चा या अधपका या सूअर का मांस खाने से मनुष्य टेपवर्म से संक्रमित होते हैं। न्यूरोसिस्टर्कोसिस एनसीसी मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली बीमारी है। यह टेनिया सोलियम परजीवी से होने वाला रोग है जिसमें मस्तिष्क में सिस्ट बन जाता है। अतः दोनों विकल्प सही, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 2, 1, 4, 3 इस तरह से मिलान है। सही मिलान यहाँ देख लें। कपड़ा और उत्पत्ति, लिनेन जो है सन का पौधा है, जटा कायर नारियल का पौधा है, मोहायर अंगोरा बकरी है, डाउन जो है बत्तख और ग्रीज के पंख हैं। नेक्स्ट है आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं। ये केंद्रीय तंत्रिका में मिलती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र का प्रसंस्करण केंद्र है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु सम्मिलित है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का प्रमुख कार्य सूचनाओं को संसाधित करना, रक्तचाप और श्वास को नियंत्रित करना, शारीरिक कार्यों को विनियमित और समन्वित करना आदि है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट है डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी। आंसर हो जाएगा जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, ऑप्शन बी। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स कुंडलीकार विन्यास की खोज की थी। इस खोज के लिए वर्ष 1961 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक तथा मैरिस विल्किंसन को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं। आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, शरीर में रोगजनकों पर सीधे हमले कर और उन्हें नष्ट कर। वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए शरीर में रोगजनकों पर प्रत्यक्ष हमला करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। टीके किसी बीमारी के कमजोर रोगजनक अणु होते हैं जो किसी बीमारी के खिलाफ स्मृति विकसित करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए एक प्रशिक्षु एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली विभिन्न रोगों के खिलाफ प्रतिरोध और सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट है mRNA का पद विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है। आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। mRNA का पद का विस्तारित रूप मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड है। मैसेंजर आरएनए एक प्रकार का एकल स्ट्रैंडेड आरएनए है जो प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है। कोविड-19 महामारी में mRNA वैक्सीन का उपयोग करके कोविड के टीके बनाए गए थे। दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम लोगों ने केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोलॉजी से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न थे, सीडीपीओ में जो पूछे गए थे या बीपीएससी में जो पूछे गए हैं, सारे प्रश्नों को हम लोगों ने 2-3-4 सेशन में से कंप्लीट कर लिया है।
जिन भी व्यूअर्स को फिजिक्स या केमिस्ट्री या जीव विज्ञान का पहले के सेशन वाला क्वेश्चन चाहिए वो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे इनका PDF डाल दिया गया है, आप लोग वहाँ PDF में जाकर इसे पढ़ सकते हैं। हम लोग दोस्तों फिर मिलेंगे नए सेशन में। ये जो हमारा विज्ञान का टॉपिक था, विज्ञान का जो सेक्शन था वो हम लोगों ने पूरा कर लिया है। अभी हम लोग का हिस्ट्री थोड़ा सा बाकी है, भूगोल और पॉलिटिकल बाकी है और इकोनॉमिक्स सब चल रहा है। सारा 1-2 सेशन उसका हो चुका है, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और एग्ज़ाम से पहले इसे पूरा करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जो सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारे जो CDPO के एग्ज़ाम होंगे उसमें प्रश्न एनी हाउ आएंगे और हमारा वहाँ से प्रश्न लगभग 60 से 70% बन जाएगा। क्योंकि ये जो हमारा टॉपिक दिया गया है व्याख्या, हर एक जो टॉपिक है उसमें वो बहुत हेल्पफुल होगा हमारे लिए। समय कम दिया गया, समय कम में इससे तैयारी करना हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट है। चलिए दोस्तों, एग्ज़ाम में दीजिए, सभी लोगों के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और तैयारी कीजिए। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।